नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री का पेपर डिले हो गया था और इसके कारण और ज़्यादा समय मिल गया है। आपका पेपर है 27 तारीख को और इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। यूट्यूब पर कई वीडियोज़ आते हैं कि साहब ये पेपर आ रहा है, ये हो रहा है, इसी को कंप्लीट करें। हाँ, उससे ये ज़रूर आपको लॉजिक लग जाता है, बेनिफिट मिल जाता है कि जो भी पेपर आ रहा है उनमें कम से कम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप तैयार करते हो, उनमें से 30 या 40% क्वेश्चन भी बैठते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पुराने पेपर से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये श्योर नहीं है कि जो पेपर जो है आपको दिखाया जा रहा है वही आए। क्योंकि जो पेपर का जो अभी जो सिलसिला चला है, पहले पेपर आउट हो जाते थे, तो अभी क्या है, सेट में पेपर डालने लग गए हैं और अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो है बच्चों को सेट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है ये पेपर जो लीक हो जाते हैं उसकी उस लीक हो जाता है और उसके कारण जो है दिक्कत आती है, बाद में वो दिक्कत ना आए। और ये भी रहता है कि जो पेपर लीक करते हैं यूट्यूब पर, जो सेम टू सेम जो पेपर क्वार्टरली में पूछा जा रहा है, अगर वो का वही अपलोड कर दे कोई, तो उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो ये होता है। आपको समय मिला है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा मन लगाकर। मतलब आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से करिएगा और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। कौन कौन सी यूनिट आ रही हैं वो भी आपको बताया गया होगा कि ये जो है अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम में ये यूनिट करनी है, तो उन यूनिट को अच्छे से करिएगा, अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। आपके, क्योंकि रिवाइज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके नंबर जुड़ते हैं। तो आज जो चर्चा करने वाला ना, हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि जो 2022 से इसका जो केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न था, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपका जो अभी का जो पेपर आएगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो दूसरे टाइप के प्रश्न है वो सभी आज आएंगे और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो ये जो है ये क्वेश्चन है और इसमें अपन ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी सॉल्व भी करके देखेंगे। सॉल्व करने से अगर कुछ क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं तो वो काम में आएंगे। 11th के वीडियो काफ़ी टाइम बाद बन रहा है और हो सकेगा कोशिश होगी तो बीच में वीडियो बनते रहेंगे 11th केमिस्ट्री के, 11th 12th केमिस्ट्री के। इसके अलावा अगर सिस्टमेटिक तरीके से और भी तैयारी करना चाहते हो तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, चैप्टर वाइज डाल रखी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो बात करें हम, सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है साहब। एसटीपी पर 1 मोल गैस बराबर है ना, 1 मोल। जब भी 1 मोल की बात आती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 की बात आती है, तो ये लिखेंगे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से मात्रक रहित कौन से हैं भाई, इसमें से मात्रक रहित कौन है? तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल अंश जो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। किनकी संख्या समान होती है साहब समस्थानिकों में? तो साहब समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की। प्रोटॉन सेम होते हैं, ओके, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिकों में। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, जैसे कि मैं बात करूं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। अब इसमें बात करें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, तो जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इलेक्ट्रॉन एक एक एक, न्यूट्रॉन कितने? 1 - 1 कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन 0 है इसमें। 2 - 1 इसमें से ये घटा लो भैया परमाणु भार में से, तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और इसमें 2 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिकों में, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है साहब। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं, तो 4f के लिए लेंथेनाइड है और 5f के लिए एक्टिनाइड होते हैं। तो 4f की बात आएगी तो क्या लिखोगे आप? लेंथेनाइड लिखोगे। ओके, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन हाजिर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं, उनको क्या कहते हैं? तो 9, 15 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। साहब इनका ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है? क्या है ये? एटॉमिक नंबर है इन सब का। और इनको जो कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा बेटा जी। क्या आएगा? बी आएगा। आगे चला, रेखीय अणु है। तो जब मालिक्यूल की जब सभी की स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि कौन सा रेखीय है, कौन सा कोणीय है। ये सभी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको मिलेगा।
ओके, तो रेखीय अणु कौन सा है? CO2। CO2 क्या है? रेखीय है। ये CO2 इसको रेखीय कहते हैं, लीनियर कहते हैं। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है साहब? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलो बेटा आगे रिक्त स्थान की बात करें। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, 18 ग्राम। तो मोल की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार, तो 18 तो ग्राम लिया है, और H2O का अणुभार भी कितना होता है? 18 होता है। तो 18 बटे 18 मतलब 1। तो यहाँ पे आएगा एक होगी, है ना। मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है साहब? अभिविन्यास को बताती है। क्या बताती है? अभिविन्यास को बताती है। और इसके आधार पर क्या है, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, ये मालूम पड़ता है। किस उपकोष में, उपकोष के किस कक्षक में, है ना। किसी उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे कि एस में तो एक ही होता है, एस उपकोष में एक ही एस ऑर्बिटल होता है। पी उपकोष में, पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन है -1 0 +1, किस में है? तो उसके आधार पर ये चुंबकीय क्वांटम संख्या बताई जाती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास के बारे में बताती है ना, या किसी उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसके बारे में बताती है। तो आप तो अभिविन्यास बता देना। चलिए, ऐसे अतिव्यापन, ऐसे अतिव्यापन में हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। और पीपी समाक्ष अतिव्यापन की बात करोगे, पीपी समाक्ष की, पीपी समाक्ष में भी सिग्मा बंध बनता है। और जब पीपी पार्श्ववर्ती की बात करेंगे, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की, तो उसमें पाई बंध बनता है। याद रखना, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होता है साहब? रासायनिक बंधों में निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होती है? बंध बनता है तो ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, क्या होती है? कमी। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक। किस टाइप का बंध पाया जाता है? NaCl में आयनों से मिलकर बना होता है बंध, Na+Cl- से, तो आयनिक बंध पाया जाता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी? मरकरी होती है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो न्यूनतम गलनांक वाली होती है साहब। रसायन विज्ञान का लेवाजिए, लेवाजिए को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलो आगे बढ़ा, सही जोड़िए, मिलाओ साहब। उत्कृष्ट गैस कौन है साहब? उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस यहाँ पर मेरे को हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, इनको कहते हैं उत्कृष्ट गैस है। तो याद आना चाहिए कि ये इसको नियान को कहते हैं। हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिविमी झालक होती है हीरे की संरचना। हेलोजन क्या है? क्लोरीन एक हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एक हेलोजन है। CH4 में जो क्या कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु होती है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम। तो यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको कहते हैं क्षार धातु। तो यहाँ पे पोटेशियम आ रहा, तो ये वाला सही होगा। HCl क्या है? एक गैस है साहब। हो गया कंप्लीट। ये सही जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, चला आगे। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर दो साहब। आना सबको। पहले परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55। कितनी होती है शुद्ध जल की मोलरता? 55.55 होती है साहब। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ लिखोगे आप 2 तत्व हैं। नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ साथ आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव? नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही है, तो आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, जैसे तैसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती जाती है। तो लिखोगे यहाँ पर कम होती है। LCO का पूरा नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCO का फुल फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लोहा तांबा को उसके लवण में के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है? लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित है? एक तो लोहे की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो एक तो ये रीज़न दे सकते क्रियाशीलता ज़्यादा है, और इसका इसका एक तो क्रियाशीलता,
और इसका मानक अपचयन विभव एक और लिख सकते हैं, मानक अपचयन विभव नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। लिखी लोगा। अगलो है XeO3 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा जी, XeO3 की। तो ये XeO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो जिसकी निकालनी उसको x मानेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 इंटू -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगी +6। तो यहाँ पे +6 आंसर आ जाएगा कि XeO3 में Xe की मतलब जिनान की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी वेवेगा, +6 वेवेगा। यही बात समझ में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समय का उपयोग कीजिएगा। अब जैसे ये जो है स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्य के संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो बेटा जी ये इस टाइप की क्वेश्चन कर लेना। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, गेलुसेक का नियम। इनमें से 4-5 जो है नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गेलुसेक का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये नियम है, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत अभिगर्मक की परिभाषा लिखिए। सार्थक अंक का निकटतम कैसे है, तो सार्थक अंक में कुछ एग्जाम्पल वाला टाइप भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी अच्छे से करिएगा। गुणित अनुपात का नियम, देखो यहाँ पे गुणित अनुपात भी आ गया, 3 नियम तो वैसे आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इस टाइप के। मोल को परिभाषित कीजिए, मोल अंश क्या है, अच्छे से करिएगा आप। परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। 88 क्वेश्चन बनी सके हैं, तो यो भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या निकालने के कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साहब। तो क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए, ये अच्छे से कीजिएगा। ओके, n+l का नियम भी करिएगा, अबोव का नियम भी करिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को n+l के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है ना, जिसमें कि n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, और जिसमें ज़्यादा होता है उसमें बाद में भरते हैं इलेक्ट्रॉन। वैसे ये प्रोसेस चलती है n+l के लिए। और यदि दोनों का मान सेम हो तो जिसके n का मान कम हो उसमें पहले भरा जाता है। आगे बढ़े, n+l का नियम हो जाएगा। अगला है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, तो विकर्ण संबंध में आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तक के तत्व तृतीय आवर्तक के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे ये लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम और सोडियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है। ये द्वितीय आवर्तक का, ये तृतीय आवर्तक का। द्वितीय आवर्तक के तत्व तृतीय आवर्तक के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। साहब उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, फुलफिल रहता है, न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं न इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन और खींच ले बस। ठीक है, किसी के 7 बीघे जमीन है, उसके पास 1 बीघा और बिक रहा हो तो वही लेगा, वो थोड़ी लेगा जिसके 1 बीघा जमीन है और वो 7 बीघे जमीन तो ले नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वो कंडीशन रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है। निम्नलिखित परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है साहब। तो लुईस बिंदु प्रतीक में कुछ भी नहीं करना आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना आता है बेटा जी, तो आप लुईस बिंदु प्रतीक लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि मैंने लिखा Mg का, तो Mg का 1s2 2s2 2p6 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के बाहर 2 बिंदु लगा दो, ये मैग्नीशियम का लुईस प्रतीक बन गया। बोरान का बनाना है 1s2 2s2 2p1, 5 होता है परमाणु क्रमांक, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के बाहर 3 स्टार लगा दो, 3 बिंदु लगा दो, ये लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के आसपास 1 2 3 4 5 6 डॉट लगा दिए, ये ऑक्सीजन का लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। सोडियम का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, 1s2 2s2 2p6 3s1, बाहरी कोश ये हो गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम का बिंदु प्रतीक हो जाएगा Na डॉट। मतलब मैग्नीशियम का तो ये हो जाएगा बिंदु प्रतीक Mg डॉट डॉट, बोरान का 1 2 3, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, सोडियम का ये। इतना इजी क्वेश्चन है ये,
तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आणो छावे। HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय है साहब, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऋणुदिताओं में ज़्यादा अंतर इसलिए ध्रुवीय है ना। सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, यहाँ तक क्वेश्चन 1 बनेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इनको प्रभावित करने वाले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी चीज़ें अच्छी तरह से बेटा याद करके जाना एग्जाम में। फिर बात करें आप ही इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर लिखिए। इनमें डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं नाभिकीय आवेश में क्या अंतर है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। पाउली, अपबाऊ और हुंड, इन तीनों नियमों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो ये भी अच्छे से कर लेना बेटा जी, अपबाऊ का, पाउली का और हुंड का नियम। ओके। समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कक्षा और कक्षक में अंतर, कई बार क्वेश्चन पूछो गया है कक्षा और कक्षक में अंतर वालों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VACPR सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। संकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, बन सकता है। मतलब अणुकक्षक सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर ऑक्सीजन अणु की प्रकृति लिखिए। ऑक्सीजन अणु चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। ओके। हीलियम का बाउंड ऑर्डर बताना हो सकता है, हाइड्रोजन का बताना हो सकता है, नाइट्रोजन का बाउंड ऑर्डर आबंध कोटि बताना हो सकती है। हमारी बात समझ में आई, आगे बढ़ा। संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए एवं इनके सामान्य गुण लिखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतर संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए और इनके सामान्य गुण लिखिए। मतलब संक्रमण तत्व S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के और D ब्लॉक के और F ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में चैप्टर 3 में चर्चा करी होगी। तो संक्रमण तत्व मतलब D ब्लॉक के तत्व, अंतर संक्रमण तत्व मतलब F ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखने हैं और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। निम्नलिखित तत्वों में नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो अतरो सरल क्वेश्चन है यो कि कई की नहीं सको अणी में। सरल क्वेश्चन क्यों है, प्रोटॉन की संख्या तो कतरी अण में 6 है, 8 है, 12 है, 26 है, 38 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपने बतानी है, तो कहीं नहीं अण में तो योग घटी लगा, तो 13 में 6 गया तो कतरा गया 7 है, 16 में 8 गया तो 8, 24 में 12 गया तो 12। ओके। बाकी ये इसमें से ये घटा लेना, इसमें से ये घटा लेना, आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। ओके। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार ऊपर लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ा। एक आयन का द्रव्यमान 56 है, जिस पर 3 इकाई धनावेश है एवं इलेक्ट्रॉन 30.4% अधिक न्यूट्रॉन है, तो आयन का संकेत ज्ञात करना है। इसमें आयन का संकेत ज्ञात करना है। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और चर्चा करी है। ओके। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो सरल क्वेश्चन है ना, उनको तो याद ऐसे कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम में जाके तकलीफ ना हो कि यार इतना सरल क्वेश्चन है, एक बार रीडिंग कर लेते तो हम इसका आंसर लिख के आते मज़े से। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। ओके। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, लाइक कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा, आपका पेपर अच्छा जाए। ओके। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।